हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बिनोआ भावे बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर का जो कोड है ये है 402 या फिर आप इसे पेपर नंबर 11 भी कह सकते हैं। नॉलेज एंड करिकुलम का ये पेपर है और पिछले 5 या 6 साल की जितने भी क्वेश्चन पेपर, एक्चुअली 6 से ज़्यादा साल के पेपर को मैंने यहाँ पे रखा है। सारे एमसीक्यू की वीडियो आपको इसी में मिल जाएगी। ये वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। आपको मैं सारी एमसीक्यू जो है करा दूंगा विथ डिटेलिंग के साथ, ताकि एग्जाम हॉल में आपका एक भी एमसीक्यू ना छूटे। देखिए 5 एमसीक्यू पूछा जाता है और 5 दूनी 10 नंबर आपका अगर इसी में आ जाएगा तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप जल्दी में हो तो आप जो है इस 1 मिनट के इंट्रो को स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में सारे पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं ऑप्शनल पेपर के साथ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। MCQ शॉर्ट लॉन्ग चारों पेपर के मात्र 199 रुपये में आंसर के साथ, ताकि आप एग्जाम हॉल में फॉर्मेट के हिसाब से लिख पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए सीधे हम लोग बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय रूसो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रूसो के द्वारा लिखी गई है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा ही लिखित पुस्तक है। एमिली, ये भी इनके द्वारा लिखा हुआ है। कॉन्फेंस, ये भी इनके द्वारा ही कॉन्फेशन जो है लिखा गया है। यानी कि कहने वाली बात यह है कि ऑल ऑफ द एबव इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, कई सवाल रिपीट होते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। आप 2025 का जो सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पेपर है, और मैंने उसके एग्जाम से पहले भी वीडियो बना करके अपलोड की है नॉलेज एंड करिकुलम का। आप जाके मैच कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले। चलिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा संस्थान की स्थापना की गई है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब देखिए, हो सकता है कि डेट पूछ दिया जाए, तो मैं आपको डेट भी बता देता हूं। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अब ये मिशन किन किन कामों को प्रमोट करता है, किन किन कामों को जो है अचीव करना चाहता है, तो देखिए इनका कहना है कि ये मनुष्यों की सेवा करेंगे। पहला, एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया जाएगा। हेल्थ जो है दी जाएगी। आपको स्पिरिचुअलिटी, नैतिकता, मोरालिटी का ज्ञान दिया जाएगा। और अगर कहीं पे आपदा आ जाती है तो आपदा राहत कार्य भी ये करेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देखिए, एक तो ये कोलकाता में आपको ये मिलेगा रामकृष्ण मिशन, दूसरा आपको देवघर में मिलेगा जहाँ से मैं आता हूँ। तो देवघर में मैं रहा हूँ और यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे डेंटल हेल्थ चेकअप फ्री में होता है। कई दफ़ा जो है जो फिजिशियन है वो भी आपको फ्री में चेकअप करते हैं। तो कहने का मतलब है मिशन के बारे में जो मैंने आपको बात बताई है मैंने खुद देख रखा है। अब देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, विवेकानंद के द्वारा नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन जो मठ है इसकी स्थापना जो इसका जो प्रारंभ है यह जो है इनके द्वारा नहीं किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। टैगोर वाज बोर्न ऑन, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है जन्म कब हुआ। देखिए कहीं कहीं पे ना रविन्द्रनाथ ठाकुर भी लिख देगा, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं बोथ आर सेम पर्सन, कभी भी कंफ्यूजन में मत रखना। ठीक है, टैगोर बोलने में अंग्रेजों को आसानी होती थी इसलिए उन्होंने ठाकुर हटा दिया। जो गांगुली आपको दिख रहा है ना वो गंगोपाध्याय है, जो आपको चटर्जी दिख रहा है वो चट्टोपाध्याय हुआ करता था। अंग्रेजों ने शॉर्ट रख दिया नाम, इसलिए जो है ताकि उनको जो है प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत ना आए, इसलिए इन्होंने ये काम किया था। फिलहाल वापस लौटते हैं। टैगोर वाज बोर्न ऑन, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, तो 1861 में 7 मई 1861 को जो है ये पैदा हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए देखिए फैक्ट वाले सवाल हैं, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इसके लिए जो है माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कई दफ़ा ये रिपीट हुआ और कई यूनिवर्सिटीज़ में ये सवाल आ चुका है। करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो देखिए करिकुलम जो है
वो क्यूरे वर्ड से बना हुआ जिसका मतलब होता है दौड़, दौड़ना या फिर दौड़ का मार्ग, रेस कोर्स भी इसे कहा जाता है। लैटिन वर्ड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करिकुलम का क्या मतलब है। करिकुलम के अंतर्गत ही आपका सिलेबस आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, और करिकुलम जो है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। बच्चा अगर डिबेट कर रहा है, बच्चा अगर पेंटिंग बना रहा है, बच्चा अगर सिलेबस के सारे चैप्टर को पढ़ रहा है, या फिर भ्रमण में जा रहा है, क्षेत्र भ्रमण में जा रहा है, या कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग को देखने के लिए जा रहा है, या फिर जो है अलग स्कूल में जाकर के वो पौधे रोपण का काम कर रहा है, वृक्षारोपण का काम कर रहा है, और वो जो है अलग अलग कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहा है, सब कुछ करिकुलम का पार्ट है। तो करिकुलम क्या है, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। सिलेबस इसका एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द रूसो हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर देयर। रूसो के अनुसार मानव विकास के कुल कितने चरण होते हैं। तो देखिए रूसो साहब के अकॉर्डिंग जो है मानव विकास के कुल 4 चरण होते हैं। 4 स्टेप में इन्होंने जो है इसको बांट रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, जो इनकी एक पुस्तक थी, अभी मैंने जो वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया, एमिली इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, वहां पे इन्होंने ये बातें बताई है एमिली पुस्तक में कि मानव का जो विकास है, खास करके बच्चे का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मानव लिखा हुआ है, लेकिन ये बच्चे के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। बच्चे 4 डेवलपमेंट में जो है 4 अलग अलग स्टेजेस में जो है चीज़ों को देखते हैं। पहला इन्होंने रखा इन्फेंसी, शैशवावस्था, जो कि 0 से 5 साल तक रखा गया इनके द्वारा। ये मैं रूसो के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आप जीन प्याजे वाला मत समझ लेना। जीन प्याजे ने 0 से 2 बताया है, वो सेंसरी मोटर वाला। फिलहाल यहां से वापस लौटते हैं। बहरहाल रूसो के द्वारा जो है पहली अवस्था 0 से 5, जिसे आप शैशवावस्था कह सकते हैं। अगला है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, इसकी कैटेगरी इन्होंने 5 से 12 रखी थी। फिर अगला जो था तीसरा कैटेगरी किशोरावस्था, एडोलोसेंस जिसे आप कहते हैं, या फिर बॉयहुड भी कह सकते हो आप इसे, 12 से 15 तक जो है इसको रखा गया था इनके द्वारा। अब आगे देखिए युवावस्था, या फिर आप उसे एडल्टहुड कह सकते हैं, या फिर एडोलोसेंस के आगे बियॉन्ड कह सकते हैं। तो वो 15 से 25 तक इन्होंने इसको बांटा था। ठीक है, 0 से 5, 5 से 12, 12 से 15, 15 से 25। किसने? रूसो ने। 4 आप अब जो है आप ये नहीं भूलोगे, ध्यान दीजिएगा। रूसो के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, धार्मिक रिलीजियस जो है टेक्स्ट को पढ़ाना बहुत जरूरी है। इनके हिसाब से बाइबल की शिक्षा देनी जरूरी थी, और मोरल एजुकेशन देना बहुत जरूरी था, यानी कि बच्चे में ईमानदारी बने रहे, बच्चा जो है समाज के रूल को, नियमों को फॉलो करे, आगे बढ़े। ठीक है, मॉरलिटी और वैल्यू एजुकेशन के अलावा रिलीजियस एक्टिविटी के ऊपर भी इन्होंने जो है ध्यान दिया था। ऑप्शन 4 आपका फिलहाल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ अ कोर एलिमेंट ऑफ अ करिकुलम। करिकुलम में क्या होना बहुत जरूरी है, कौन सा मुख्य तत्व जरूरी है? पाठ्य सामग्री यानी टेक्स्ट बुक का होना जरूरी है, बिल्कुल भाई। शिक्षण विधि, आप अलग अलग तरीके से बच्चे को पढ़ाते हो, सिखाते हो, बच्चा आगे बढ़ता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल करिकुलम का ये पार्ट है। ऑब्जेक्टिव यानी कि देखिए कोई भी चीज़ आप बनाते हो ना, सपोज कर लो आप फ्रिज अपने घर में खरीद के ला रहे हो, फ्रिज से आप कुछ आउटपुट चाहते हो कि भाई आपको ठंडा पानी मिल सके, आपकी फल सब्जियां जो है वो अधिक दिनों तक प्रिजर्व रह सके, दूध वगैरह जो है आप उसमें प्रिजर्व करके रख सकें। और ये काम आपने फ्रिज खरीदने के पहले ऑब्जेक्टिव, आपका गोल जो है वो क्लियर था। आप एक नया नोटबुक लेते हो और आप नोट्स तैयार करते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव था कि मुझे जो है नॉलेज एंड करिकुलम का नोट्स तैयार करना है, इसलिए आपने नोटबुक खरीदी। तो हर एक चीज़ को करने के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो करिकुलम तैयार करने के भी पीछे आपका ऑब्जेक्टिव होता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सारे काम आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज आइडियलिस्टिक इन एम्स, नेचुरलिस्टिक इन कंटेंट एंड प्रैग्मेटिस्ट इन मेथड। निम्नलिखित विचारकों में से किसे लक्ष्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में प्रकृतिवादी और पद्धति में प्रयोगवादी कहा गया है? बहुत ही सवाल, प्यारा सवाल है। यहाँ पे आपको कुछ नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल बहरहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल देखिए क्या बोला गया है, कौन कौन से हैं? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और श्री अरविंदो। आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। अब देखिए महात्मा गांधी के बारे में जान लें आप। महात्मा गांधी ने जो है सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, ये बहुत बड़े थिंकर थे, फिलोसोफर भी थे। आंसर आपका फिलहाल सी होगा। अब ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी जो है आदर्शवादी एजुकेशन चाहते थे, साथ ही साथ ये नेचुरलिस्ट भी थे, प्रकृतिवादी भी थे और प्रयोगवादी भी थे। इनका कहना था कि सिर्फ बच्चे को पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बच्चों को स्किलफुल भी जो है रखना होगा। आप समझ रहे हो, आज से कई हजारों, मतलब कहने का मतलब कई सैकड़ों साल पहले जो है, सैकड़ों साल पहले गांधी जी ने ये सोच रखा था कि भाई हमें क्या करना है, स्किलफुल जो है नॉलेज देना है बच्चों को। सवाल नंबर 8 देखिए क्या बोला गया है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ अ करिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का उपयोग है बच्चों का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। ऑप्शन 1 तो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
कैरेक्टर एंड मॉरल डेवलपमेंट यानी कि चरित्र और नैतिक का विकास हो, बिल्कुल रूसो साहब ने ये माना है। मानसिक क्षमता का विकास होना, डेवलपमेंट ऑफ अ मेंटल एबिलिटी, आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी। डी को आप जो है टिक करते। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, हु सेड दिस फिलोसफी इज द साइंस ऑफ अ साइंसेस, किसने कहा कि दर्शन जो है विज्ञानों का ही विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान जो है, ये दर्शन जो है साइंस से भी सुपर है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो देखिए रॉस के द्वारा ये बात कही गई थी, रॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें वक्त लगाने की जरूरत नहीं है, और कांट भी बहुत बड़े फिलोसोफर थे, ये ध्यान रखिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। रिपब्लिक जो है प्लेटो की सबसे फेमस जो है बुक है। इसमें जो आइडियल स्टेट होता है, जस्टिस होता है, एजुकेशन होता है, इसके ऊपर ये आधारित था। चलिए सवाल नंबर 11, देयर आर सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं भाई? पहला है रिवोल्यूशन, एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशन। सारी बातें सही है, यानी कि किसी को जो है प्रकाशन से, रहस्य के उद्घाटन से मिल सकती है जानकारी, खुद के एक्सपीरियंस से, लर्निंग बाय डूइंग से मिल सकता है। प्रेगमेटिज्म में ये बात जो है जॉन डीवी ने कही थी, और उसकी के जो चेले थे उसको जो है उसने बहुत आगे तक लेकर के वो गए थे। ठीक है, फिलहाल आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या मतलब है? क्लास 10th के एनसीईआरटी वाले बुक में आपने पढ़ रखी होगी। इसका आंसर हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सत्य पे डटे रहते हो। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इट इज अ कोर एलिमेंट ऑफ अ करिकुलम, मैंने आपको कहा था ना सवाल रिपीट होंगे, देखो रिपीट होने सवाल शुरू हो चुके हैं। यह पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है? पाठ्यपुस्तक, बिल्कुल। टीचिंग मेथड, यानी कि आप बच्चे को किस मेथड से पढ़ाओगे ये भी जरूरी है, और करिकुलम बनाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव भी होना जरूरी है। ऑल ऑफ द अबव आपका फिर से आंसर करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम को परिभाषित किया जा सकता है, मैंने आपको करिकुलम को बताया था कि करिकुलम क्या है, यह विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें सारी चीजें शामिल होती है। तो विशिष्ट विद्यालय के अनुरूप इसे बनाया गया है, ये ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे। डिजाइन ऑन द नीड ऑफ अ स्कूल, विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार बनाया गया नहीं, अगर बच्चे के हिसाब से अगर होता तो ठीक होता, अदरवाइज अगर बच्चा वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम लोग ऑप्शन बी को ज्यादा सही मान लेंगे। फिलहाल आगे देखिए क्या बोला गया है। अगला सवाल क्या है, ऑप्शन डिजाइन इंक्लूडिंग स्कूल सब्जेक्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज, बिल्कुल ये वाला ज्यादा मुझे ठीक लग रहा है। विद्यालय के विषयों, अधिगम अनुभव और गतिविधियों को सम्मिलित करके बनाया जाता है करिकुलम, बिल्कुल ये सबसे ज्यादा है। सामग्री और ज्ञान के आधार पर बनाया जाता है, मटेरियल और नॉलेज की बात करता है नहीं। देखिए सबसे बेहतर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जहां पे बच्चा जो है, जो सिलेबस है, जो पुराने ढर्रे पे आपको एक सिलेबस दे दिया जाता है कि ये पढ़ना है आपको, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपको जो है लर्निंग एक्सपीरियंस भी दिया जा रहा है, आप क्षेत्र को घूम रहे हो, अपने आसपास के हिस्टोरिक वाले प्लेसेस को देख रहे हो, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है पढ़ाने का। एक्टिविटी भी करा रहे हो आप, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज ट्रूथ, दर्शन शास्त्र की वह कौन सी वो शाखा है जो ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, जैसे प्रश्नों से संबंधित है, रिलेटेड है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ज्ञान मीमांसा, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान का सोर्स क्या है, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी बातें आपको ज्ञान मीमांसा में मिलेगी। अगला सवाल, करिकुलम डिजाइन विच इज बेस्ड सोलली ऑन सब्जेक्ट मैटर एंड कंटेंट इज कॉल्ड, ये वह पाठ्यक्रम निर्माण जो केवल विषय वस्तु और सामग्री पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ये सब सवाल आपको फंसाने के लिए दिया गया है, और यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया कि केवल कंटेंट, ध्यान से देखना, सोलली जो है ये किस पे, सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड है, यानी कि ये बात कर रहा है सिलेबस की, और सिलेबस क्या है, सिलेबस जो है सब्जेक्ट पे है। और आप करिकुलम को देखोगे तो ये किताबों से इतर वाली दुनिया पे बात करता है, यानी कि किताब के अलावा भी जो है लर्निंग की जा सकती है, इस पे बात की जाती है। फिलहाल आपको केवल जो है विषय वस्तु और कंटेंट के ऊपर फोकस करने की बात कह रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा डिसिप्लिन बेस्ड करिकुलम, यानी कि विषय पर आधारित पाठ्यक्रम, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, इस पे बात ये कर रहा है। अगला सवाल, द फैक्टर विच इज नॉट अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित नहीं करता है? आर्थिक कारक, सोशियोलॉजिकल कारक, साइंटिफिक मेथड, या फिर स्टेक होल्डर्स नीड फैक्टर। देखिएगा
ये अच्छा सवाल है, ये सवाल रिपीट होने के पूरे पूरे इसके चांसेस बनते हैं। ध्यान से देखो, वह कौन सा कारक है जो पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्थिक कारक बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये नेगेटिव होना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से बच्चा जो है ये पाठ्यक्रम ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। ये आंसर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होना चाहिए। बाकी ये जो सोशोलॉजिकल फैक्टर है ये भी डिपेंड करेगा, साइंटिफिक मेथड भी काम करेगा, स्टेक होल्डर की नीड क्या है ये भी ज़रूरतें भी जो है शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन डी भी दिखेगा। आपके हिसाब से 17 का आंसर क्या होना चाहिए नीचे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, इफेक्टिवनेस ऑफ अ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण कैसे किया जाता है? बच्चा क्या ला रहा है, रिजल्ट आउटकम क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव आपने क्या हासिल किया या जहां तक हासिल करना चाह रहे थे वहां तक आप पहुंचे अथवा नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप मूल्यांकन करोगे तभी तो बच्चे के बारे में जान पाओगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आर.एस. पीटर्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ आर.एस. पीटर्स। देखिए आर.एस. पीटर्स ने काम किया है, अब पूछा गया कि वो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था। तो इन्होंने जो है एथिक्स और एजुकेशन पे बहुत सारा काम किया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये बहुत बड़े फिलोसोफर जो थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, ये कौन? आर.एस. पीटर्स। और इन्होंने जो है नैतिकता, मोरालिटी के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें की है। और इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है एथिक्स एंड एजुकेशन, देखिए इसी नाम से ये किताब जो है छप चुकी है 1966 में, 1966 में इनके द्वारा ये किताब छापी गई थी। और इसमें इन्होंने बताया कि नैतिक मूल्य और एजुकेशन का जो दोनों अलग अलग रास्ते नहीं है बल्कि एक ही रास्ता है। अगर आप ईमानदार रहोगे, सच बोलोगे, तभी एजुकेशन का रियल मतलब आप अपने लाइफ में उतार पाओगे। आपको लग रहा होगा कि ये सब बकवास वाली बातें हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट बातें हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एजुकेशनल थॉट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो सोच थी वो इनमें से कौन सी नहीं थी? तो देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो रियलिज्म को ज़्यादा जो है नहीं मानते थे, यानी कि यथार्थवाद। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंगली ये जो है आइडियलिज्म पे बिलीव करते थे, ह्यूमनिज्म पे बिलीव करते थे और ये पूरे वर्ल्ड को एक परिवार के रूप में मानना चाहते थे। ऑप्शन आपका फिलहाल डी करेक्ट होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बीच में जो है तकरार भी आपको देखने को मिलेगा। जब गांधी जी ने जो है स्वदेशी वस्तुओं को आगे लाने की बात कही और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात कही, तो उस समय जो है कपड़े जलाए जा रहे थे, फॉरेन के कपड़े, गुड्स, सामान को तोड़ा फोड़ा जा रहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये तो निष्ठुर बर्बादी है, अपने ही पैसे खर्च करके आप विदेशों से कपड़ा मंगाए हो, उस कपड़े को जला देना सिंबॉलिकली तौर पर तो चलो ठीक है, लेकिन सारे कपड़े जला देना, सारे सामान को आग के हवाले कर देना, इससे नुकसान भारतीयों का हो रहा है, अंग्रेजों का नहीं हो रहा है। और ये बात मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत अच्छी लगी थी, काफ़ी रैशनल थिंकिंग थी ये। अगला सवाल, हाउ मेनी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन सजेस्टेड बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत कितने बताए गए हैं? 5, 7, 11 या फिर 10। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 5। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। 5 प्रिंसिपल क्या बताया गया है कि विद्यालय में जो नॉलेज आप दे रहे हो बुक के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से, उसको रियल लाइफ में कनेक्ट कराना। पहला ऑप्शन यही था, यानी कि पहला उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव यही था। दूसरा क्या था भाई कि जो रोट लर्निंग है ना उसको प्लीज हटाइए, मेमोराइजेशन को हटाइए, रट कर बच्चा नंबर ला रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, रियल लर्निंग कराना जरूरी है। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि करिकुलम को डेवलप करना, बड़ा बनाना, इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। चौथा पॉइंट था कि जो एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा लूपहोल है वो है एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन को और फ्लेक्सिबल, लचीला और जो रियल लाइफ है उससे कनेक्ट कराने की बात इनके द्वारा कही गई थी। अगला है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ऐड करना, बच्चे के अंदर सेंसिटिविटी आए, कंसर्न आए, केयरिंग नेचर आए और जो विकास है वो नर्चर हो पाए, इस बारे में जो है एनसीएफ बात करता है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ स्कूल करिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय पाठ्यचर्या का हिस्सा है? एजुकेशनल एक्सकर्सन, शैक्षिक भ्रमण, आप घूमने के लिए लाल किला जा रहे हो और आगरा का किला जा रहे हो, ये सब देख रहे हो, अच्छी बात है। टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, सिर्फ विषयों का शिक्षण करना, बिल्कुल करिकुलम का ही अंतर्गत ये दोनों बातें आएगी। मॉर्निंग असेंबली करना, बिल्कुल सही बात है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग जो है चलेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? क्वेश्चन नंबर 23। देखो आप क्या बोला गया है, ज्ञान मीमांसा मुक्त ज्ञान के
सृजन से संबंधित है। बहुत अच्छा ऑप्शन तो ये नहीं है मेरे हिसाब से। अरविंद घोष ने मूल्य आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया, नहीं, इसने इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को जो है शिक्षा से जोड़ने की वकालत की थी। किसने? अरविंद घोष ने। अगला है रूसो जो है सबसे ज्यादा अनुशासन पे बल देता है, बिल्कुल नहीं, रूसो तो इंसान को आगे बढ़ने के ऊपर सबसे ज्यादा बल देता है। फिलहाल आंसर आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऑप्शन सी। अभी तो मैंने आपको बताया एनसीएफ 2005 भी जो है इस बात को मानता है कि हमारा सिलेबस और पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। द मेन प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट इज, पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रिया क्या है? अगर आप करिकुलम को जानना चाहते हो कि ये अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पा रहा है या नहीं, आप इवेलुएट करोगे, बच्चे से फीडबैक लोगे, तभी तो आप जान पाओगे कि बच्चे को क्या क्या समस्याएं आ रही है, और फिर जो फीडबैक में नेगेटिव चीज़ें आई है उसको आप ठीक करोगे। तीनों बातें सही है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। 25वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ अ करिकुलम? निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम का स्वभाव कौन सा होना चाहिए? रूढ़िवादी, आलोचनात्मक, सृजनात्मकता या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, हालांकि ये जो ऑप्शन है आपका क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिटिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने करिकुलम बना दिया तो वो अच्छी बात नहीं है, या उसे जो है आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसमें कमियां नहीं निकाल सकते हो। आप देख लो, आपके पिताजी ने अलग सिलेबस पढ़ा होगा, आप अलग पढ़ रहे हो, आपके बच्चे अलग पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियां अलग पढ़ेगी। समय के हिसाब से संविधान भी हमारा अपडेट होता है, इसलिए वो रिलेवेंट है। याद रखिएगा, धर्म, हिंदू धर्म में, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, हालांकि मुझे भगवान पे या किसी और चीज़ों पे ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता हूँ, इन चीज़ों पे। आई एम एथिस्ट। कहने वाली बात ये है, मैं ये बात बता रहा हूँ हिंदू धर्म के बारे में। पहले महिलाओं को जला दिया जाता था, विधवा होने के बाद महिलाओं को जलते हुए चिता में जला दिया जाता था। आप बताओ, आज के समय में अगर ये काम हो रहा होता तो कितने हिंदू बचे होते देश में? सारे लोग कन्वर्ट होकर कोई और धर्म या फिर एथिस्ट बन चुके होते। समय के हिसाब से चीज़ें बदली, तो उसी तरह से पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम अगर अपने आप को नहीं बदलेगा, धर्म अपने आप को नहीं बदलेगा समय के हिसाब से, तो चीज़ें खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा, समय के हिसाब से जो नहीं बदलेगा वो गायब हो जाएगा। आने वाले समय में आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आंसर आपको लग रहा होगा कि ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, लेकिन कभी भी जो करिकुलम है वो कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी, पुराने विचारधारा का नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से बी और सी दोनों सही है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सही आंसर सी है। ठीक है, बाकी आप अपना जो है राय क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर में नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगला सवाल, द नेचर ऑफ अ ट्रूथ इज बेसिकली अ प्रॉब्लम फॉर, सत्य का स्वभाव मूल रूप से किस क्षेत्र की समस्या से है? कानून से, नैतिकता से, ज्ञान मीमांसा से या फिर एक्सोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा से? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और ये सवाल नेट में पूछे जाते हैं। ये सारे सवाल नेट वाले सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। तो आंसर आपको जो है ज्ञान मीमांसा में देखने को मिलेगा। सत्य के बारे में, सत्य क्या है, सत्य की क्या समस्या है, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया ना, ये एपिटिमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा में ये सारी चीजें होती है। अगला सवाल, एम ऑफ एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू, शिक्षा के उद्देश्य निकटता से किससे संबंधित है? ये जो है किससे संबंधित होगा? तो देखो, आप पहला बोला गया है मेटाफिजिक्स, फिर एक्सोलॉजी, लॉजिक यानी कि तर्क संगत, मूल्य मीमांसा, परमार्थ शास्त्र से ये जो है जुड़ा है या किससे जुड़ा है, ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सोलॉजी, यानी कि ये मूल्य मीमांसा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। बाकी कहीं कहीं पे आपको ऑल ऑफ द अबव भी दिखेगा, लेकिन आप मेरे हिसाब से जो है मूल्य मीमांसा आप लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तर्कशास्त्र भी है तो मेरे हिसाब से ठीक है, आप ऑप्शन नंबर डी लगा लोगे, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक जो है अच्छी बात है। ठीक है, आप डी ही लगाना, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। आप अभी बीएड में हो तो फिर डी लगाओ आप। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ आइडियलिस्ट इन एम, नेचुरलिस्ट इन कॉन्टेंट एंड प्रेगमेटिज्म इन मेथड? देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक को उद्देश्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में प्रकृतिवादी और विधि में प्रयोगवादी कहा गया? मैंने आपको कहा ना, ये सवाल रिपीट हुआ है, वीवीआई है ये, महात्मा गांधी। एक्सप्लेन कर चुका हूं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा दोनों, संघ सूची में भी और जो राज्य सूची है दोनों में आपको मिलेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में शिक्षा आएगा। आप देखना, कस्तूरबा गांधी में जो है सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, वहाँ से भी पैसे आते हैं और यहाँ से भी पैसे, यानी कि झारखंड सरकार भी गवर्नमेंट जो है उसमें पैसे डालती है और भारत सरकार भी उसमें पैसे डालती है। फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, समवर्ती सूची कब शामिल हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे शामिल किया गया है। ये 42वां याद रखिएगा, हो सकता है कि सवाल एग्जाम में पूछ दिया जाए। साल पूछा जाएगा तो 1976। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, हु हैज रिटन द बुक द रिपब्लिक? सवाल रिपीट हो गया ना, फिर से देख लो आप। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बिलीफ इज सब डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? विश्वास को कितने ग्रुपों में विभाजित किया जा सकता है?
तो देखिए विकास को जो है अलग अलग विश्वास को जो है अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है और यह बात जो आपको एपिटिमोलॉजी में मिलेगी। एपिटिमोलॉजी में आप इसके बारे में डिटेल से जान पाएंगे। ठीक है, ये एमएड वाले एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है द नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज, पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल। मानव संबंधों का ज्ञान, व्यवहारिक नॉलेज यानी कि बिहेवियरिस्टिक नॉलेज, ह्यूमन रिलेशन और सोशलाइजेशन प्रोसेस, सारी बातें पॉजिटिव है भाई। ऑल ऑफ द अबव को आप लगाइए, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। हेरिक हैज रिप्रेजेंटेड हाउ मेनी मॉडल ऑफ अ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। हेरिक ने जो है पाठ्यक्रम संगठन के कितने मॉडल प्रस्तुत किए हैं? एमएड में इसमें जो है डिटेल में आप पढ़ोगे, एमएड अगर आप कोई करोगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में इसके बारे में मिलेगा और करिकुलम जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर ही एक पूरी जो है आपको पेपर मिल जाएगा एमएड में। फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अलग अलग डिवाइड ये करिकुलम कंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। द टर्म नॉलेज मीन्स, ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान के बारे में क्या बात कही गई है, ये सवाल पूछा गया। तो देखिए ज्ञान का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में जागरूकता लाना। सही बात है भाई। किसी बात की समझ होना, किसी बात से परिचित होना, फेमिलियरिटी विद द समथिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ समथिंग, अवेयरनेस अबाउट थिंग्स। नॉलेज तो इसी को कहते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव फिर से आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अरविंदोज फिलोसफी इन एजुकेशन इज नोन एज। अरविंदो की जो शिक्षा दर्शन है वो किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा था अरविंदो के बारे में। अरविंदो देखिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते थे, समग्र शिक्षा की, जिसमें महिलाओं को, पुरुषों को, सबको जो है बढ़ावा दिया जाए। याद रखिएगा, इन्होंने केवल बौद्धिक, केवल नॉलेज के बारे में बात नहीं की है। इनके हिसाब से फिजिकल एजुकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मेंटल एजुकेशन, इमोशनल, इसके अलावा मोरल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो है स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस किया था। अध्यात्म के ऊपर इन्होंने बात की थी, ये ध्यान में आप रखेंगे। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रल एजुकेशन। नेक्स्ट सवाल है द टर्म करिकुलम फॉर एन इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ किसी संस्था के लिए क्या हो सकता है? तो देखिएगा ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे जो है आपका समग्र विकास हो सके। आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको जो है शिक्षण की विधियां और पढ़ाए जाने वाला विषय एक्चुअली क्या है ना कि बच्चा क्षेत्र में भ्रमण भी करेगा, वहां से भी सीख लेगा, वो रियल लाइफ से भी सीख पाएगा। तो इसलिए जो है आंसर फिलहाल आपका बी सबसे ज्यादा सही होगा। इफेक्टिवनेस ऑफ ए स्कूल करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय। विद्यालय के पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता कैसे निर्धारित होती है? आपने कोई करिकुलम तैयार किया, ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये करिकुलम अपने ऑब्जेक्टिविटी में, अपने उद्देश्य में ये खरा उतरा है या नहीं? तो विद्यार्थी के लिए आप जो विकास का काम कर रहे थे आप करिकुलम के माध्यम से, विद्यार्थी उस माध्यम तक पहुंच पाया या नहीं? सपोज कर लो कि बच्चा जो है प्लस माइनस नहीं कर पा रहा है क्लास 5 तक, तो आपने कोई नया करिकुलम जो है डिज़ाइन किया और बच्चे के लिए तैयार किया। अब बच्चा प्लस अच्छे से कर पा रहा है, माइनस अच्छे से कर पा रहा है, डिवाइड अच्छे से कर पा रहा है, तो आप कह दोगे कि हाँ भाई जो करिकुलम बना है ये बिल्कुल सही तरीके से गुजर रहा है। हालांकि 90% 80% भी एक्यूरेसी अगर इसकी है तो उसे अच्छा माना जाएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट की जो अधिगम उपलब्धियां हैं, लर्निंग आउटकम्स है, उसी से आप मापते हो। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आपने एक सीटेट की तैयारी अगर आपने की है तो मैं आपको बता दूं कि केवल स्कूल में टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, स्कूल बहुत चकाचक है, स्कूल में सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं, जो डिजिटल बोर्ड है वो भी है, पंखा है, टीवी है, टीचिंग मटेरियल वगैरह है, टीचिंग एड वगैरह है, सब कुछ है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी है, फिर भी अगर बच्चा नहीं बढ़ पा रहा है तो सब कुछ बेकार है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ अ बेस्ट इन मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा में मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ विकास का होना, समग्र विकास का होना। यह बात किस फिलोसोफर के द्वारा कही गई थी? किसने ये जो है बात कही थी? यह सवाल आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38। ऑप्शन है आपका रूसो, फिर है टैगोर, फिर है अरविंदो, या फिर गांधी जी। देखिए गांधी जी के द्वारा ये बात कही गई थी। गांधी जी का मानना है कि इंसान को स्किलफुल भी होना चाहिए, एजुकेशन की भी जानकारी होनी चाहिए, और वो डिग्निटी ऑफ लेबर को भी समझ पाए, यानी कि श्रम के महत्व को भी वो समझ पाए। और इनके द्वारा जो एक नई तालीम जो दी गई थी उसके ऊपर तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जो है एक पेपर ही होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39। पाठ्यक्रम की समाज शास्त्रीय नींव किससे संबंधित है? द सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? विचार, समाज, विषय वस्तु, या फिर रिलीजन यानी कि धर्म। तो देखिए इसका आंसर फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा समाज। पाठ्यक्रम की जो देखिए यहाँ पे आप आराम से समझ पाओगे, द सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम इज रिलेटेड टू व्हाट? तो देखिए समाज से संबंधित है,
करिकुलम चाहता है कि समाज आगे बढ़े, और समाज में आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थी का आगे बढ़ना, विद्यार्थी का ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन आपका भी सही है। अगला सवाल, संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण का आधार है, यह बात किसने कहा? देखिए, स्टेटमेंट वाले सवाल, ईयर वाले सवाल आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर आप उसमें चारों ऑप्शन आपको सही लगेगा। फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये जो है बेनेडिक्ट के द्वारा कही गई थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बेनेडिक्ट ने जो है संस्कृति और पर्सनैलिटी के ऊपर में जो है बात रखी थी, ये ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, शिक्षा के विभिन्न प्रकार के ज्ञान संबंधी विषय वस्तु कौन कौन से हैं? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या फिर इनमें से सभी। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पढ़ रहा है, हो सकता है कि देखना आप जो सब्जी बेचने वाला बच्चा है जिसने कभी स्कूल का मुंह ना देखा हो, फिर भी वो बहुत अच्छे से काउंट कर पाता है। वो 250 ग्राम, 300 ग्राम, 600 ग्राम की भी कीमत निकाल देता है। इसका कहने का मतलब क्या है? उसने अनौपचारिक शिक्षा पाई है। औपचारिक शिक्षा जब आप क्लास में जाकर के 300 ग्राम, 400 ग्राम वजन के बारे में सीखते हो, ग्राम 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ये सब चीज़ें आप जो है फॉर्मल एजुकेशन में सीखते हो। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी बातें इसी के अंतर्गत आएगी। सवाल नंबर 42, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथों में एक औजार है जो अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार विद्यार्थियों को गढ़ता है, यह बात किसने कही? बताओ आप। स्टेटमेंट वाला सवाल है, करिकुलम के हेल्प से जो है टीचर क्या कर रहा है? बच्चों को लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये बात कनिंघम के द्वारा कही गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टेटमेंट है, याद रख लीजिए, रट लीजिए। मुझे पता है रटना कहना बहुत गलत बात है, लेकिन रियलिटी यही है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण की श्रेणियां क्या है? विषय केंद्रित, विस्तारवादी केंद्रित, सामाजिक केंद्रित। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। सब्जेक्टिव सेंटर, एक्सपेंसिव सेंटर और फिर है सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी बातों को आप लेकर आगे बढ़ोगे। पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है? करिकुलम किस पे बात करता है? सभी पे बात करता है। देखिए ये सवाल रिपीट हुआ है, किताब की भी बात करता है, पढ़ाने के तरीके पे भी बात करता है, और चाहिए क्या इसके ऊपर भी बात करता है। पाठ्यक्रम की उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सा है? बच्चे का सर्वांगीण विकास, चरित्र और नैतिक का विकास, मानसिक क्षमता का विकास, ऑल ऑफ दीज। ये सवाल भी रिपीट हुआ है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? करिकुलम का क्या मतलब होता है? तो देखिए करिकुलम का क्या मतलब होता है, इसके बारे में जान लें हम लोग। करिकुलम के बारे में क्या चाहता है? करिकुलम चाहता है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चा हर तरफ से आगे बढ़ पाए। यहां से देखिए, विद्यालय में छात्रों को मिलने वाले अनुभव, बिल्कुल सही बात है भाई। शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय, ये भी इसमें आएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम, फिर बोला गया है क्लास एक्सपीरियंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात जो है सारी बातें लगभग सही है, लेकिन सबसे बेहतर क्या है? जब विद्यालय में बच्चा जाएगा और उसके द्वारा अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? करिकुलम, क्लासरूम, लर्नर या फिर टीचिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि शिक्षण तकनीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विद्यार्थी। स्कूल में अगर बच्चा नहीं आएगा तो टीचर की जरूरत नहीं है। टीचर अगर बच्चा नहीं है तो फिर स्कूल में जो स्कूल का बिल्डिंग बना हुआ है वो बेकार है, और जो आप टेक्निक सिखा रहे हो, अलग अलग मेथड सीख रहे हो, उसका भी कोई मतलब नहीं बनेगा। बच्चा है तो सब कुछ है, बच्चा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट यूज ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी कि संरचनावादी उपागम का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सीधा जवाब है पियाजे के द्वारा ये बात कही गई थी। पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी दिया, जिसमें उन्होंने जो है डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई थी। अगला सवाल खत्म हो चुका है ये। आप जो है पियाजे के चारों सिद्धांत के बारे में नीचे कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल 48 में से कितने नंबर आपके सही आए हैं, आप नीचे कमेंट करके वो भी बताइएगा। ईमानदारी से आगे बढ़ें और ये वीडियो को खत्म करें उससे पहले मैं फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं वो आपको PYQ 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।